नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात कोरोना संकट की करेंगे। देश में हर दिन कोरोना के नए केस कम हो रहे हैं। चिंता मौत के आंकड़े भी लेकर बनी हुई है कि लगातार जो है वो मौत हो रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि देश में बनाई जा रही वैक्सीन का उत्पादन अब बढ़ाया जाएगा। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर वैक्सीन घोटाले का आरोप भी लगाया है। यूरोप में 12 से 15 साल के बच्चों को टीका लगाने के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले के बाद राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए बेड बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 किलर कोरोना। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब हर दिन नए केस काफी तेजी से कम हो रहे हैं। हालांकि हर दिन होने वाली मौत की संख्या अब भी थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है। शुक्रवार को 1,65,000 कोरोना के नए केस मिले, जबकि 3,460 लोगों की मौत हो गई। कल 2,73,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। नए केसों में गिरावट की वजह से देश में एक्टिव केसों की संख्या कम होकर 22,14,000 हो गई है। वैक्सीन की किल्लत के बीच आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर वैक्सीन घोटाले का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी की विधायक अतिशी ने कहा है, निःशुल्क वैक्सीनेशन के लिए उनकी सरकार को टीका उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, लेकिन निजी अस्पतालों और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है। निजी अस्पताल लोगों से 1,000 से 1,350 रुपए ले रहे हैं। दिल्ली में 18 से 44 साल वालों का वैक्सीनेशन पिछले 5 दिनों से बंद है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जल्द ही वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में यह भी याचिका 18 साल से कम उम्र के 2 बच्चों की तरफ से दायर की गई है। इस बीच दिल्ली में दिव्यांगों को टीका लगाने के लिए केजरीवाल सरकार ने विशेष वैक्सीनेशन कैंप आयोजन किया है। यहाँ बिना पहचान पत्र वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। देश में वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए जोर शोर से टीके का उत्पादन बढ़ाने पर काम जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आने वाले 2 से 3 महीने में देश में बनने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन का मासिक उत्पादन बढ़ जाएगा। जुलाई अगस्त में वैक्सीन उत्पादन बढ़कर मासिक 6 से 7 करोड़ खुराक हो जाएगी। सितंबर के महीने तक लगभग 10 करोड़ खुराक प्रति महीने तक पहुँचने की उम्मीद है। कोरोना महामारी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने कहा कि उन्होंने कई बार सरकार को कोरोना को लेकर आगाह किया था, लेकिन पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ भारत की जीत का ऐलान कर दिया। पीएम की नौटंकी की वजह से कोरोना की दूसरी लहर आई। राहुल ने वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अब तक 3% लोगों को ही वैक्सीन लगी है। ऐसे में मई 2024 तक ही सबको टीका लग पाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी के उठाए सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ मिलकर कोविड का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में राहुल गांधी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के लिए नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं। ये देश और देश की जनता का अपमान है। जावड़ेकर ने दावा किया कि इस साल दिसंबर तक सभी को टीका लग जाएगा। 12 से 15 साल के बच्चों के टीके के लिए यूरोपियन मेडिकल रेगुलेटर्स ने अमेरिकी वैक्सीन फाइजर को मंजूरी दे दी है। फाइजर और बायोएनटेक ने मिलकर बच्चों के लिए वैक्सीन बनाई है। रेगुलेटर्स की मंजूरी मिलने के बाद अब यूरोपीय देशों में 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अमेरिका में पहले ही 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि कोरोना महामारी से तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक पूरी आबादी के 70% लोगों को कोरोना का टीका नहीं लग जाता। WHO के यूरोप के रीजनल डायरेक्टर ने यूरोप में टीकाकरण की धीमी रफ्तार को लेकर भी चिंता जताई। WHO ने कहा है कि सबसे बड़ी चिंता कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर है। देश में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने से चिंता बढ़ती जा रही है। हरियाणा में इस बीमारी से ग्रसितों की संख्या 600 से ज्यादा हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सभी सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए 20 से 75 बेड बढ़ा दिए गए हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों को दी जाने वाली इंजेक्शन की किल्लत को देखते हुए हरियाणा सरकार ने विदेशों से भी इंजेक्शन मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कहा लॉकडाउन में बिना मास्क परिवार के साथ सड़क पर निकले नेताजी ने पुलिस पर दिखाई धौंस। महाराष्ट्र में कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए क्या है तैयारी। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने पहुंची पुलिस पर कहां हुआ जानलेवा हमला और कहां इस्तेमाल किए गए सर्जिकल ग्लव्स को बेचने वाला गिरोह पकड़ा गया। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के जबलपुर में लॉकडाउन के दौरान परिवार के साथ घर से बाहर निकलने पर जब पुलिस ने एक शख्स को रोका तो वो सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े होने का हवाला देकर पुलिस कर्मियों से उलझ गया। मास्क पहनने की हिदायत देने पर भी वो पुलिस पर धौंस जमाने की कोशिश करता रहा। काफी देर तक बहस करने के बाद रामू सोनकर नाम का शख्स बिना चालान दिए मौके से चला गया। अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। मेरी सरकार हम लोग नहीं है।
कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की बनाई चाइल्ड टास्क फोर्स ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत चाइल्ड टास्क फोर्स ने लगभग 660 बाल रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ये सिखाया जाएगा कि कोरोना से संक्रमित होने वाले बच्चों को कैसे संभालना है। इस ट्रेनिंग की शुरुआत जून के पहले सप्ताह से शुरू होगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन को लेकर कार्रवाई करने पर पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए दुकानें बंद करने को कहने पर पुलिस और दुकानदारों के बीच मारपीट हो गई। हमले में एक सिपाही और दुकानदार घायल हो गए। पुलिस आरोपियों की शिनाख्त कर कार्रवाई की बात कह रही है। हालांकि अब भी ग्रामीणों और पुलिस के बीच तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लॉकडाउन में छूट मिलते ही लोगों की लापरवाही फिर एक बार सामने आई है। बाजारों में भारी भीड़ दिखने लगी है। इस दौरान ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क का सही से उपयोग किया जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। जिले में कोरोना का खतरा टला नहीं है। अब भी 100 के करीब रोजाना संक्रमित सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने डाबरी थाना इलाके के 2 ठिकानों से इस्तेमाल की गई सर्जिकल ग्लव्स को दोबारा रीपैकेजिंग करके सप्लाई करने के खेल का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह कबाड़ी मार्केट और निजी अस्पताल से यूज्ड सर्जिकल ग्लव्स को खरीदने के बाद उसे धोकर दोबारा सप्लाई करता था। पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहाँ से पुलिस ने 1300 इस्तेमाल किए गए यूज्ड सर्जिकल ग्लव्स और एक वॉशिंग मशीन बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में किसानों की आमदनी पर कोरोना महामारी और लॉकडाउन का बुरा असर देखने को मिल रहा है। बलिया में गंगा किनारे किसान परवल, करेला, लौकी जैसी हरी सब्जियों की खेती करते हैं। किसानों की माने तो जो लागत सब्जियों की खेती में लग रही है वो भी नहीं निकल पा रही है। लॉकडाउन के कारण बाजार भी पहले की तरह नहीं लगते, जिसके चलते किसान सब्जियों को कौड़ी के भाव बेचने को मजबूर है। कोरोना काल में कई सख्त पाबंदियों और बाजारों के बंद होने से हिमाचल प्रदेश के सोलन में फलों के किसानों पर बुरी मार पड़ी है। सोलन में आड़ू, खुरमानी और पलम गुठलीदार फल पककर तैयार हो गए हैं, पर इनका कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा है। लोकल मंडियों में इन फलों के दाम ही नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण करोड़ों रुपए के फल पेड़ों पर ही लगे लगे सड़ने के कगार पर है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश के 8 मंदिरों मठों में से एक प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर मठ के महंत ने कहा कि अब सिर्फ उसी श्रद्धालु को मंदिर में आने दिया जाएगा जिसको कोरोना का टीका लग चुका होगा। मंदिर के गेट पर ही वैक्सीनेशन का सरकारी सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 8 जून से यूपी के मंदिर दोबारा भक्तों के लिए खोले जा सकते हैं। कोरोना संकट में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बनाए रखने के लिए हैदराबाद की मेगा इंजीनियरिंग ने 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर थाईलैंड से मंगवाए हैं। मेगा इंजीनियरिंग ने थाईलैंड से मंगवाए इन क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर को तेलंगाना सरकार को सौंप दिया है। हर टैंकर से 1 करोड़ 40 लाख लीटर मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। ये ऑक्सीजन टैंकर सेना के विशेष विमान के जरिए मंगाए गए हैं। इसके अलावा 5 और क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर अगले 2 से 3 दिन में हैदराबाद पहुँचने वाले हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहे हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मुंबई में वैक्सीनेशन के लिए बीएमसी ने क्या खास पहल की है और कोरोना काल में दूसरी बीमारियों से ग्रसित मरीजों को कैसे ई संजीवनी ऐप आ रहा है काम। कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए टॉप 9 हारेगा कोरोना में। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बहुत हद तक काबू में आता दिख रहा है। दिल्ली में शुक्रवार को 1141 नए केस सामने आए, जबकि 139 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केसों की संख्या भी 15,000 से कम हो गई है। ये 4 अप्रैल के बाद सबसे कम एक्टिव केस है। रिकवरी रेट भी 97% से ज्यादा है। उधर उत्तर प्रदेश में भी कल 2276 नए केस मिले, जबकि 154 की मौत हो गई। राज्य में रिकवरी रेट करीब 96% हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को काबू में होता देख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया को शुरू करने का ऐलान किया है। दिल्ली में सोमवार यानी 31 मई से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाया जाएगा। पहले चरण में फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट को खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाए लेकिन भुखमरी से मर जाए। केजरीवाल ने ये भी कहा कि अगर लोग लापरवाह हुए तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के नए केस में कमी आ रही है, लेकिन मौत के आंकड़े से चिंता बनी हुई है। शुक्रवार को राज्य में 20,740 कोरोना के नए केस मिले, जबकि 973 लोगों की मौत हो गई। कल 31,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। मुंबई को लेकर भी राहत की खबर है। कल मुंबई में 924 नए केस मिले। महाराष्ट्र में कल 2,60,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण कम होने के बावजूद राज्य सरकार अभी कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। उद्धव सरकार ने 15 जून तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को बढ़ाने का फैसला किया है। अभी राज्य में 1 जून तक लॉकडाउन है। 1 जून को ही नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक जिन इलाकों में हालात काबू में है, वहां कुछ छूट देने पर विचार किया जा सकता है।
महाराष्ट्र में 18 से 44 साल वालों के लिए वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण का काम बंद है, लेकिन इस बीच राज्य सरकार ने उन छात्रों के लिए वैक्सीन का इंतजाम किया है जिन्हें पढ़ाई के लिए विदेश जाना है। विदेश जाने वाले छात्र वीजा और यूनिवर्सिटी से मिले फॉर्म के साथ मुंबई के कस्तूरबा, कूपर और राजावाड़ी अस्पताल में टीका लगवा सकते हैं। राज्य में 45 से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन का काम जारी है। मुंबई में कोरोना संक्रमण काबू में होता दिख रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए बीएमसी ने सभी प्राइवेट अस्पतालों को, हाउसिंग सोसाइटी और कॉर्पोरेट हाउसेस को सीधे वैक्सीन लगाने की मंजूरी भी दे दी है। निजी अस्पतालों से कोविशील्ड के लिए 1000 और कोवैक्सीन के लिए 1500 से 1600 रुपए लोगों को देने होंगे। हालांकि मांग के मुताबिक निजी अस्पताल भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं की छूट दी जाएगी। राशन की सप्लाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक की इजाजत होगी। इससे पहले राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था। तमिलनाडु में कल 31,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले, जबकि 486 लोगों की मौत हो गई। कल राज्य में 1,80,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। देश विदेश में कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला किया है। डीजीसीए के ताजा नोटिफिकेशन के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब 30 जून 2021 तक प्रतिबंध जारी रहेगा। पिछले महीने ही प्रतिबंध को 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया था। हालांकि कार्गो सेवा के साथ दूसरी इमरजेंसी सेवाओं पर रोक नहीं होगी। कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशानी कोरोना नहीं, दूसरी बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं और संक्रमण के डर से अस्पताल जाना नहीं चाहते। ऐसे मरीजों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ई-संजीवनी मोबाइल ऐप काफी मददगार साबित हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक इस प्लेटफॉर्म पर 55,36,000 से ज्यादा कंसल्टेशन किया जा चुका है। 7 दिन चलने वाली इस ओपीडी वाले प्लेटफॉर्म पर देश भर के कुल 18,200 डॉक्टर हैं। एलएसी पर चीन की नई साजिश क्या है? वायुसेना प्रमुख ने एलएसी का दौरा क्यों किया? चीन को कैसे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने दिया कड़ा संदेश? एलएसी पर चीन की तैयारियों को लेकर वायुसेना ने क्या कहा है? फ्रांस से और कितने राफेल वायुसेना को मिले? पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को केंद्र ने क्यों वापस दिल्ली बुलाया? और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए क्या है खुशखबरी? देश से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र में। एलएसी पर बर्फ पिघलने के बाद चीन एक बार फिर नई साजिश को अंजाम देने की फिराक में जुट गया है। खबर है कि पूर्वी लद्दाख के एलएसी पर चीन बंकर बनाने के बाद बड़ी संख्या में हथियार जमा कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से एशिया टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी पर चीन नए सेल्फ प्रोपेल्ड रैपिड फायर मोर्टार की तैनाती कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि चीन की नई साजिश से एक बार फिर एलएसी पर तनाव बढ़ सकता है। एलएसी पर चीन की नई साजिश के बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने एलएसी का दौरा किया है। डिप्टी आर्मी चीफ के साथ वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने एलएसी के फॉरवर्ड बेस का दौरा कर हालात का जायजा लिया। एलएसी पर चीन की तैयारियों को लेकर वायुसेना ने कहा है कि इससे भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीन इन दिनों पूर्वी लद्दाख के पास एलएसी पर चीनी सेना युद्धाभ्यास भी कर रही है। चीन की चालबाजी पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीन को 2 टूक संदेश दिया है। जनरल नरवणे ने कहा है कि एलएसी पर भारत शांति चाहता है, लेकिन भारतीय सेना किसी भी विपरीत हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एलएसी पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने चीन को साफ साफ कहा है, टकराव के सभी इलाकों से सैनिकों की पूरी तरह वापसी हुए बिना तनाव में कमी नहीं आ सकती। एलएसी पर चीन की फिर नई साजिश के बीच भारतीय वायुसेना और मजबूत करने के लिए फ्रांस से राफेल फाइटर जेट की एक और खेप भारत पहुंच गई है। छठी खेप में फ्रांस से 3 राफेल फाइटर जेट भारत पहुंचे हैं। अब तक भारतीय वायुसेना को कुल 21 राफेल विमान मिल चुके हैं। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों को लेकर डील हुई है। बाकी विमान भी जल्द भारत को मिल जाएंगे। केंद्र और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। केंद्र ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली ट्रांसफर करने का फरमान जारी कर दिया है। कल पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल दौरे में तूफान से हुए नुकसान पर हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ करीब आधे घंटे की देरी से पहुंचे। इससे पहले बंगाल चुनाव से ठीक पहले पिछले साल दिसंबर में भी 3 IPS अधिकारियों का तबादला दिल्ली किया गया था। पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में देरी से पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता के रवैये की तीखी आलोचना की है। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण रहा। दीदी ने अहंकार को जन कल्याण से ऊपर रखा। जेपी नड्डा ने कहा, पीएम की बैठक से उनकी गैर मौजूदगी संवैधानिक लोकाचार और संघवाद की हत्या है। ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए कहा कि खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर देर से उतरा।
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में शरण लेने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने देश के 2 राज्यों के गृह सचिव के साथ अलग अलग राज्यों के 13 जिलों के डीएम को नागरिकता देने के लिए अधिकृत किया है। केंद्र ने 13 जिलों में रहने वाले गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है। राजस्थान के भरतपुर में दिन दहाड़े एक डॉक्टर दंपति की हत्या कर दी गई। डॉक्टर पति पत्नी कार से कहीं जा रहे थे, तभी बीच सड़क पर बाइक सवार 2 युवकों ने उनकी कार के आगे बाइक लगाकर कार की विंडो के पास पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने दोनों बदमाशों की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया है। इसके अलावा फुटेज के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। राजस्थान के भरतपुर में दिन दहाड़े डॉक्टर दंपति की हत्या पर भरतपुर के आईजी ने कहा कि हत्यारों की पहचान कर ली गई है। जल्द दोनों पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस के मुताबिक 2 साल पहले डॉक्टर दंपति पर दीपा गुज्जर नाम की महिला और उसके बच्चे को जलाकर मारने का आरोप था। इस केस में डॉक्टर दंपति को जेल भी हुई थी। इस हत्याकांड को अंजाम दीपा गुज्जर के भाई और धौलपुर का ही रहने वाला उसके साथी ने मिलकर दिया है। कहां बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 लोगों की हुई मौत, कहां जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की जान गई। कोरोना की जांच न कराने को लेकर कहां जांच टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। और दिल्ली में गरीबों के अनाज की बर्बादी के लिए कौन है जिम्मेदार। राज्यों की खबरें देखिए राज्य विशेष टॉप 9 में। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में 6 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही ठाणे महानगर पालिका की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव की टीम ने मलबे से कुछ लोगों को निकाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उल्लासनगर टाउनशिप में 15 मई को भी इसी तरह एक अवैध इमारत का स्लैब ढह गया था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुए हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि मेडिकल कॉलेज में 12 लोगों का इलाज जारी है। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शराब से मौत के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिले के आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में राशन डीलर ने कोरोना की जाँच न कराने पर लाभार्थी को राशन देने से इनकार कर दिया। राशन देने से इनकार करने पर गांव वाले भड़क गए। गांव वालों ने कोरोना जांच करने पहुंची टीम को लाठी डंडा मारने पीटने पर उतारू हो गए। जांच टीम के सदस्य किसी तरह जान बचाकर मौके से भागे। ग्रामीणों का आरोप है कि टीम में लोग महिलाओं को कोरोना न टेस्ट कराने पर जबरदस्ती और अभद्रता के साथ टेस्ट कराने को कह रहे थे। दिल्ली सरकार की लापरवाही के चलते राजधानी में सैकड़ों क्विंटल अनाज सड़कर बर्बाद हो गया। ये अनाज प्रधानमंत्री राहत कोष के तहत गरीबों में बांटने के लिए दिल्ली सरकार को मिला था। दिल्ली बीजेपी ने केंद्र सरकार से मांग की है इस मामले की जांच करवाकर लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा दिल्ली सरकार से इसे लेकर दिल्ली की जनता को जवाब देने की भी मांग की है। महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना महामारी की वजह से पिछले कई दिनों से बंद पड़ी लासलगांव प्याज मंडी को फिर से खोल दिया गया है। लॉकडाउन से पहले सामान्य बाजार भाव में प्याज की मांग बढ़ने से प्याज उत्पादकों को राहत मिली है। प्याज की कीमतों में 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से किसान खुश दिखे। देश में प्याज उत्पादन में नासिक का 40% हिस्सा है। गर्मी और बेमौसम बारिश के कारण प्याज को काफी नुकसान पहले ही हो चुका है। कोरोना महामारी के बीच आज तीसरी बार एनडीए की पासिंग आउट परेड हो रही है। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के 140वें बैच की औपचारिक पासिंग आउट परेड के लिए समीक्षा अधिकारी हैं। 3 साल बाद अकादमी से 300 से ज्यादा कैडेट पास हो रहे हैं। इससे पहले पिछले साल यहां से 139वें कोर्स के 217 कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हुई। Stone by stone with the dedicated toil of उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 11,000 वोल्ट वाली बिजली के तार गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। बिजली की तार की चपेट में 1 दर्जन बाराती आ गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। सीतापुर के गांव हनुमानपुर में शादी समारोह के दौरान यह हादसा हो गया। हादसे की खबर मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में मामूली कहासुनी में कुछ लोगों ने एक डॉक्टर के नर्सिंग होम में घुसकर हमला बोल दिया। हमलावरों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। दरअसल डॉक्टर ने 2 पड़ोसियों के बीच हो रहे झगड़े में बीच बचाव करने की कोशिश की थी। आरोप है कि इसके बाद एक पक्ष के लोग डॉक्टर के नर्सिंग होम पर आए और उन पर हमला कर दिया, जिसमें डॉक्टर संजय सिंगला बुरी तरह से घायल हो गए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।